कश्मीर में केसर की फसल के लिए इस बार हुई समय पर बारिश से बना अनुकूल मौसम। केसर उत्पादकों को पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अच्छी उत्पादन की उम्मीद। मोदी सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के फैसले का किसानों ने किया स्वागत। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई। कई राज्यों ने भी घटाए अपने दाम। देश में मौसम में बदलाव का दौर जारी। उत्तर भारत जहां अब ठंड की आगोश में समा रहा है, वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून के कारण हो रही है जमकर बारिश। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। अनुकूल मौसम और समय पर बारिश कश्मीर में केसर की फसल के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है। इस वर्ष की जलवायु परिस्थितियों के अच्छे रहने और घाटी में अच्छी वर्षा होने के कारण केसर उत्पादकों को पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण केसर उत्पादन की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों से सूखे और सिंचाई की कमी के कारण केसर का उत्पादन कम हुआ है और उत्पादकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस वर्ष कश्मीर घाटी में अच्छी वर्षा होने से पंपोर क्षेत्र में भी केसर के खेतों की सिंचाई अच्छी हुई है। यही कारण है कि केसर के उत्पादन में इजाफे की उम्मीद की जा रही है। पिछले 7 साल से नहीं निकल रहा था, तो मतलब कि इस साल तो बहुत ही अच्छा क्रॉप है, क्योंकि मतलब कि जो ज़मींदार तबका है उन्होंने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है। उस कारण इस साल मतलब कि बहुत अच्छा, और बारिश भी आया इस साल अच्छा सा, तो उस कारण से मतलब कि बहुत अच्छा हुआ। कृषि विभाग के कश्मीर के निदेशक मोहम्मद इकबाल चौधरी को भी इस वर्ष संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण केसर उत्पादन की उम्मीद है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहां इस साल सैफरन क्रॉप का ताल्लुक है, डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस पे बारिश होगी कि हमारी ज़मीन के अंदर इतनी मॉइस्चर अवेलेबल थी कि वो रूट जोन से भी नीचे पहुंची, और जिससे हमारी सैफरन क्रॉप का जो ग्रोथ था, जो उसकी डेवलपमेंट थी, उसका जो सिलसिला है वो आपने खुद पामपुर के खेतों में देख लिया। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने आम लोगों को बम्पर तोहफा दिया है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई है। पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही थी। केंद्र सरकार के इस कदम से देश के किसान भी खुश हैं। खेत की जुताई से लेकर फसल की ढुलाई तक पर पेट्रोल डीजल के दाम असर करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आई कमी से किसानों को राहत मिली है। ऐसा है साहब कि जे ट्रैक्टर है 200-250 रुपये बीघा की जुताई चल रही, तेल बढ़ रहा तो जुताई बढ़ा दी उन लोगों ने, किसानों पर बहुत लॉस पड़ रहा। और पेट्रोल कम है गई, डीजल कम है गो, तो कुछ रोज रियायत मिली। भैया जहाँ पे तो न्यू लगा लियो कि अगर इतना कर दो है योगी सरकार ने तो बड़ी कर दो है। आज दिवाली के दिन थोड़ा पेट्रोल का भाव कम हुआ, उससे थोड़ी तो खुशी मिली है। मुझे तो मालूम नहीं था कि कम हुआ, अभी इधर आके मुझे समझे, तो फिर बहुत खुशी हुई है। दिवाली के दिन अच्छा तोहफा मिला है। थोड़ा सा दिलासा मिल गया है दिवाली के, इसमें घूमना फिरना गाड़ी से सब ट्रैवलिंग होता है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी आज मीटर देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। दिवाली का ये सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए गिफ्ट है और उसका हम अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। तो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई हैं उससे सभी लोग काफ़ी खुश हैं। फिलहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इस दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसान अगर किसी चीज़ की चाहत रखता है तो वह उसे पा सकता है, बशर्ते उसकी चाहत के साथ उसमें उसकी मेहनत शामिल हो जाए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। जो इंसान किसी चीज़ को ठान लेता है फिर उसके लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। कुछ ऐसा ही बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के युवाओं ने कर दिखाया है। कुल 8 लोगों की टीम ने नया उद्योग शुरू किया है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल और डीजल बनाया जाएगा।
मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के खरोना जयराम गांव में प्लांट लगाया गया है। इसमें करीब 25 लाख खर्च हुआ है। इसके लिए जिला उद्योग केंद्र की मदद से कंपनी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण मिला है। शुरुआती दौर में कंपनी में 15 से 20 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी नामक कंपनी अपने प्लांट में 200 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे से करीब 150 लीटर पेट्रोल या 175 लीटर डीजल तैयार करेगी। वे निगम से 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्लास्टिक कचरा खरीदेगी। 70 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल की आपूर्ति होगी। शुरुआती दौर में प्रतिदिन 200 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी को प्रति लीटर ईंधन बनाने में करीब 62 रुपये खर्च आएगा। डीजल व पेट्रोल तैयार करने के दौरान निकलने वाला अपशिष्ट अलकतरा के रूप में होगा, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में हो सकेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम का असर खेती और फसलों को बाजार तक ले जाने पर असर करता है। इस तरह के प्रयास से किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 2019 में हम लोग जब इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली गए थे तो वहाँ से हमें लद्दाख भेजा गया था इस फ्यूल के टेस्टिंग के लिए, जहाँ लद्दाख में इसका सफल ट्रायल किया गया। इसमें रोज 200 केजी वेस्ट प्लास्टिक हम कंज्यूम करेंगे, जिससे लगभग 150 लीटर डीजल या 130 लीटर पेट्रोल का उत्पादन किया जाएगा। उद्योग विभाग बिहार के महाप्रबंधक परिमल कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों का भी लाभ होगा। ये प्लास्टिक कचरे से बायोडीजल में वो फ्यूल बनाएगा, या तो डीजल और पेट्रोल, ये दोनों प्लास्टिक कचरे से। और इसका जो रॉ मटेरियल है अपने यहाँ नगर निगम से लाइसेंसिंग कर लिया गया है। जो यहाँ शहर में या कचरे आते हैं उसको इंटीग्रेट करके और जो बेस्ट प्लास्टिक है उसको यूज करके यहाँ फ्यूल तैयार होती है। उसमें दोनों निकल सकता है, डीजल या पेट्रोल। तो 150 लीटर के आसपास डीजल निकलेगा और 130 लीटर पेट्रोल। एक बार में एक ही प्रोडक्ट निकलेगा, इधर डीजल और पेट्रोल। क्योंकि अभी तो क्रूड ऑयल की आप समस्याओं से आप खुद अवगत हैं। इसके तो डिमांड अभी इसके पास 450 किसानों की लाइसेंसिंग हो चुकी है, लिस्टिंग हो चुकी है। तो अभी छोटे स्तर पर तैयार किया गई है। जब इसकी एक पहचान बन जाएगी, लोग इसके विषय में जानेंगे और इसकी प्योरिटी के विषय में जानेंगे। जो हम मार्केट में लेते हैं पेट्रोल डीजल और उसके यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों की क्वालिटी में भी आपको अंतर नजर आएगा। और केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु में मनरेगा योजना में 246 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पत्र लिखकर केंद्र द्वारा योजना के तहत आवश्यक धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया। मुरुगन ने इस ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 2 किस्तों में 6,655 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने निश्चित समय में आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किया। वे चाहते थे कि राज्य सरकार जिलों में लोकपाल नियुक्त करे और योजना के लिए एक स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा करे। मुरुगन ने यह भी कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद मछुआरों को गोली मारने की कोई घटना नहीं हुई है। और देश में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। उत्तर भारत जहां अब ठंड की आगोश में समा रहा है, वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून के कारण जमकर बारिश हो रही है। देश के दक्षिणी हिस्से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बारिश होने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वक्त पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय होने के कारण तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल और तटीय कर्नाटक में भी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश होने की आशंका है और इस वजह से यहां पर लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। इस बारिश का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा, इसीलिए महाराष्ट्र, गोवा, बंगाल और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बरसात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक का लोन रेहड़ी पटरी कारोबारियों को दिया जा रहा है।
कोरोना काल में अपने रोजगार से वंचित हुए छोटे कारोबारियों को दोबारा व्यापार सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये योजना चल रही है। इस योजना की जिम्मेदारी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास है। इस योजना की फंडिंग भी यही मंत्रालय कर रहा है। इस योजना ने लाखों छोटे कारोबारियों को उनका रोजगार लौटाया है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। $25 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद। पीएम स्वनिधि योजना से 50 लाख छोटे कारोबारियों को मिलेगा लाभ। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी खोमचे वाले छोटे कारोबारियों के सपने साकार। स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार मिलने से उनके चेहरे पर लौटी मुस्कान। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते कारोबार प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा परेशानी रोज कमाने खाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हुई। ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत रेहड़ी, पटरी, ठेला आदि लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। पिछले साल जून में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य देश के करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन देना है। स्ट्रीट वेंडर में 18,529 का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके सापेक्ष हमारा 15,922 जो है वो स्वीकृत कर दिया गया बैंकों द्वारा, और 15,922 के सापेक्ष 14,140 का हमारा जो है ऋण वितरण किया जा चुका है। मोदी जी की स्कीमों से जो वहाँ से पैसा 10,000 रुपये मिला, उससे हमारा काम रोजगार जो है चालू हो गया, और बैंक की जो है किस्तें बरकरार चालू हैं। 2-4 किस्त रह गई हैं, वो जमा होती रहेंगी। लॉकडाउन खुल गया है, अब खाने कमाने लग गए हैं। हेल्प सरकार अभी तक राशन दे रही है। प्रधानमंत्री जी का, मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भारत में तकरीबन 50 से 60 लाख की संख्या में रेहड़ी पटरी कारोबारी मौजूद हैं, और बड़े शहरों और महानगरों में इनकी संख्या अधिक है। इनमें से अधिकतम अन्य राज्यों से दूसरे राज्यों में प्रवासी के रूप में मौजूद हैं। कोरोना काल में सामने आई परेशानियों के बाद स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, और उनके सपने फिर से साकार होने लगे हैं। लॉकडाउन के चलते हुए हमको योगी जी ने बहुत बड़ी पहल की थी। 10,000 रुपये का हमको रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया था, और वो हमने उसको अच्छी तरह से चुका भी दिया, और हमने 20,000 के लिए फिर दोबारा अप्लाई किया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये पहल की है। ये बहुत अच्छी योजना है, जिससे कि रेहड़ी पटरी वालों को बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कोविड-19 ने सबसे अधिक असंगठित क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी खोमचे वाले छोटे कारोबारियों के सपने साकार हो रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार मिलने से उनके चेहरों पर मुस्कान लौट रही है। डीडी न्यूज के लिए मथुरा से उमर कुरैशी के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। और अब किसान समाचार में बात करते हैं मौसमी खेती की, और देखते हैं कि इस मौसम में खेतीबाड़ी को कैसे रखें ध्यान। मध्य महाराष्ट्र में तैयार धान, सोयाबीन, बाजरा की कटाई और चने की बुआई जारी रखें। कोंकण और गोवा के किसान भी धान और बाजरे की कटाई करते रहें। कोंकण और गोवा के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई भी कर लें। वहीं मराठवाड़ा के किसान रबी के चने की बुआई करें। साथ ही सब्जियों की रोपाई का काम करें। मराठवाड़ा में सूरजमुखी, कुसुम और रबी के चारे की बुआई जारी रखें। इस समय मराठवाड़ा में मूंगफली की बुआई भी की जा सकती है। बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर करें ताकि फंगल और मिट्टी से जुड़े रोग न लगें।
मराठवाड़ा में इस समय अलसी और चने की बुआई का काम करें, वहीं गन्ने और आलू की रुपाई भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा के किसान इन दिनों टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज और मिर्च जैसी रबी की सब्जियों की रुपाई कर सकते हैं। सब्जियों की रुपाई के लिए अच्छे से सिंचाई करें। वहीं पूर्वी विदर्भ के किसान रबी की गेहूं, चना, कुसुम, सरसों और अलसी की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी करते रहें। पूर्वी विदर्भ में अगेती किस्म के धान और सोयाबीन की कटाई पूरी कर लें। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन की कटाई और कपास की चुनाई करते रहें। यहाँ के किसान गेहूं, सरसों और चना भी बो सकते हैं। पूर्वी विदर्भ में मौसम में धुंध और नमी की वजह से फसल में कीट पतंगों या भूरी टिड्डियों का प्रकोप हो सकता है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में अरहर की फसल में फली भेदक होने की भी आशंका है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। साथ ही तेलंगाना में मक्का, मूंगफली और अरंडी की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द, राजमा, चना और रागी जैसी फसलों की बुआई भी करते रहें। इतना ही नहीं, तेलंगाना में इन दिनों हरे चारे और कुसुम की बुआई भी की जा सकती है। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में चने की बुआई करें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। यहीं धान की कटाई कर ले। अभी तिल की बुआई करें। साथ ही उड़द और काबुली चने की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में मूंग भी बोए। इसके अलावा गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। वहां मक्के की बुआई करते रहे। इसके साथ ही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश में केले के खेत में सिंचाई करते रहे। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करे। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करे। साथ ही कुसुम की बुआई भी कर ले। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। यहीं काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करे। अरहर के खेत में निराई करते रहे। वहां मूली की रुपाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में फूल गोभी और बीन्स की बुआई करें। इसके साथ ही गन्ने की कटाई करते रहे। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इस समय प्याज की खुदाई कर ले।
बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।